नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी त्रिवेदी। आज इस बुलेटिन में बात करेंगे जल्द लॉकडाउन पर लगने वाले ब्रेक की, मोदी सरकार के फैसले से नाराज राहुल गांधी की, जानेंगे कैबिनेट गठन में क्यों मजबूर दिखे शिवराज, और क्या बिहार में नहीं होंगे विधानसभा चुनाव, और आखिर में बात 3 दशक के सबसे बड़े घाटे की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। मौजूदा हालात में सरकार की कार्यशैली पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा सिर्फ तालाबंदी से नहीं चलेगा काम, आगे की रणनीति भी स्पष्ट करे मोदी सरकार। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने पूरा किया चुनावी वादा, जारी रहेगी फ्री बिजली की योजना, 200 यूनिट बिजली दी जाएगी फ्री, 400 यूनिट तक खर्च करने पर देना होगा आधा बिल। निर्धारित तिथि पर ही खुलेंगे भगवान केदारनाथ धाम के कपाट, वरिष्ठ तीर्थ पुरोहित, आचार्य और वेद पाठियों की मौजूदगी में केदारनाथ रावल भीमाशंकर लिंग की अध्यक्षता में हुई बैठक में किया गया फैसला। 29 अप्रैल को सुबह 6:10 पर ही खुलेंगे मंदिर के कपाट। विदेशी खिलाड़ियों पर भी छाया महेंद्र सिंह धोनी का जादू, डुआन ब्रावो ने एमएस धोनी को बताया अपना भाई, माही की तारीफ में लिखा गाना सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। क्रूड ने बिगाड़ा शेयर बाजार का मूड, सेंसेक्स 1011 अंक लुढ़क कर 30,636 पर बंद, वहीं निफ्टी 280 अंकों की गिरावट के साथ 8,981 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। देश में तालाबंदी की मियाद 3 मई को खत्म हो रही है। हालांकि सरकार ने सोमवार से थोड़ी बहुत रियायत जरूर दी, लेकिन तालाबंदी से उपज रही मुसीबतों से पार पाना भी सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होने वाला। लिहाजा सरकार अब तालाबंदी को हटाने को लेकर विचार कर रही है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजीव जी। लेकिन राजीव जी का रुख करने से पहले देखिए इस पर एक रिपोर्ट। देश के मौजूदा हालात के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्णबंदी 14 अप्रैल से बढ़ाकर 3 मई तक कर दी, जिसके बाद से सवाल उठ रहा है क्या सरकार 3 मई के बाद भी तालाबंदी की मियाद बढ़ाएगी। फिलहाल ऐसा तो नहीं लगता, क्योंकि सरकार के सामने देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की भी चुनौती है, और अगर तालाबंदी बढ़ती है तो देश में हालात बेहद चिंताजनक हो जाएंगे। इसीलिए सरकार तालाबंदी के एग्जिट प्लान पर काम कर रही है। जानकारी के मुताबिक सरकार 3 मई के बाद तालाबंदी धीरे धीरे हटाने का सोच रही है, जिसमें कुछ शर्तों के साथ और रियायतें जनता को दी जाएंगी। हालांकि रेड और ऑरेंज जोन वाले इलाकों को फिलहाल ये छूट नहीं मिलेगी। जैसे जैसे मामले कम होते जाएंगे, छूट का दायरा बढ़ता जाएगा। सरकारी सूत्रों की माने तो सरकार ने तालाबंदी का एग्जिट प्लान भी तैयार कर लिया है, जिसके मुताबिक 3 मई के बाद भी ट्रेन, प्लेन से आवागमन फिलहाल मुश्किल है। इस पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया। ग्रीन जोन वाले इलाकों में सिर्फ शहर के भीतर आवागमन को मंजूरी मिलेगी। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लोगों की रोजमर्रा की लाइफस्टाइल का हिस्सा होगा। इसे रखा जा सकता है। घर से निकलने की छूट मिल सकती है, पर मास्क पहनना होगा और एक दूसरे से दूरी का ख्याल रखना होगा। दफ्तरों में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए काम करने की इजाजत मिल सकती है। शादी समारोह, धार्मिक स्थानों जैसी जगहों को लेकर फिलहाल राहत नहीं मिल सकती। मुंबई, दिल्ली, नोएडा, इंदौर जैसे इलाकों पर खास निगरानी रखी जाएगी। यहाँ कुछ नियमों का फिलहाल पालन करना पड़ेगा। साफ है कि भले ही तालाबंदी की मियाद 3 मई को पूरी हो जाए, लेकिन इसके बाद भी जनता को पूरी तरह से तो रियायत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे। उम्मीद करेंगे ये मुसीबत जल्द टलेगी, ताकि जिंदगी आम दिनों की तरह पटरी पर लौट सके। अब रुख करते हैं राजीव जी का। राजीव जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद मीनाक्षी। राजीव जी, देश में दूसरे चरण की तालाबंदी लागू होने के बाद से चारों तरफ सवाल गूंज रहे थे कि क्या 3 मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा। लेकिन सरकार की तैयारी देखकर और सियासी गलियारों से तो यही खबरें सामने आ रही हैं कि 3 मई को लॉकडाउन का एंड हो जाएगा। इसे आप कैसे देखते हैं, और क्या वाकई ऐसा होगा या फिर इसकी मियाद बढ़ाई जा सकती है? जी मीनाक्षी, लॉकडाउन खत्म होने को लेकर जो बातें, जो शर्तें रखी जा रही हैं, कही जा रही हैं, उन पर अगर गौर फरमाएं तो साफ नजर आता है कि अभी लंबे समय तक सब कुछ सामान्य नहीं होने वाला, क्योंकि यातायात के प्रमुख साधनों में से रेल, बस और प्लेन सेवाएं 3 मई के बाद भी शुरू नहीं होने वाली हैं। रेलवे ने तो इसकी आधिकारिक घोषणा पहले से कर रखी है। जब यातायात की सुविधा नहीं होगी तो यह तय मानिए कि लोग लॉकडाउन में ही रहेंगे। अगले 10 दिनों में देश में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होना भी तय है, यानी रेड और ऑरेंज जोन में इजाफा होगा। मतलब कई एरिया में पूरी तरह से लॉकडाउन कायम रहेगा। इसी तरह मास्क पहनना, आपसी दूरी बनाकर रहना और सिर्फ शहर के अंदर ही आवाजाही करना मान्य होगा। तो कैसी छूट? इस वक्त भी तो यही चल रहा है। देखिए मीनाक्षी, इस महामारी की रोकथाम का इलाज जब तक बाजार में नहीं आ जाता है, यानी कि जब तक वैक्सीन बाजार में नहीं आ जाता है, तब तक थोड़ी बहुत ढील के साथ हमें लॉकडाउन में ही रहना होगा। और इस बात को सरकार बहुत अच्छी तरह से जानती है। बेहतर होगा कि जो जहां फंसे हुए हैं उनको अपने अपने घर जाने की व्यवस्था सरकार करवाए। जैसे
जैसे कि कोटा में फंसे हुए छात्रों के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया। इसके लिए सारी सरकारें, जो राज्य सरकारें हैं, उनको आगे आने की जरूरत है और अपने अपने राज्यों के उन गरीबों, मजदूरों और कामगारों को वापस ले जाने की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वो अपने घर गांव पहुंचकर चैन की सांस ले पाएं। ये वक्त दूरदर्शिता के साथ फैसले लेने का है, न कि हाथ पर हाथ रखकर आपदा के इंतजार करने का है। इसमें फंसती तो आखिर गरीब जनता ही है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी आपका तमाम जानकारियों के लिए। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। कांग्रेस देश पर आई स्वास्थ्य मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए केंद्र सरकार के हर फैसले के साथ खड़ी दिख रही है। बावजूद इसके सरकार के कई फैसले ऐसे हैं जो सियासी गलियारों में मुखालफत की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। आज भी राहुल गांधी ने एक मामले पर जमकर सरकार की घेराबंदी की, तो किस मामले पर आया राहुल को गुस्सा, रिपोर्ट में देखिए। देश में मौजूदा स्वास्थ्य परेशानी के मद्देनजर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पार्टी के सांसद राहुल गांधी काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। कई दल राहुल की सक्रियता की सराहना भी कर रहे हैं, साथ ही राहुल को सकारात्मक विपक्षी नेता के रूप में देख रहे हैं और ऐसा होना भी लाजमी है क्योंकि वो देश को मुसीबत से बाहर निकालने के लिए लगातार कदम उठाते दिख रहे हैं, तो सत्ता पक्ष को सही रास्ता भी दिखा रहे हैं। लेकिन हाल ही में केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया उसने राहुल गांधी का पारा चढ़ा दिया। दरअसल आज राहुल गांधी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक खबर को शेयर करते हुए केंद्र सरकार को घेरा। मौजूदा परेशानी के बीच सरकार के एक फैसले से बखेड़ा खड़ा हो गया है, जिसमें उसने गोदामों में मौजूद अतिरिक्त चावल का उपयोग हैंड सैनिटाइजर्स की आपूर्ति के लिए जरूरी इथेनॉल बनाने में करने का फैसला किया है। इस पर राहुल गांधी ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए ट्वीट किया, लिखा, आखिर हिंदुस्तान का गरीब कब जागेगा? आप भूख से परेशान हो रहे हो और वो आपके हिस्से के चावल से सैनिटाइजर बनाकर अमीरों के हाथ की सफाई में लगे हैं। आपको बता दें, सरकार की तरफ से बताया गया कि चावलों से इथेनॉल का निर्माण किया जाएगा, जिससे सैनिटाइजर की उपलब्धता आसानी से सुनिश्चित हो सकेगी। सरकार ने ये फैसला ऐसे समय में किया है जब देशव्यापी बंद की वजह से लाखों की संख्या में प्रवासी लोगों को भोजन उपलब्ध नहीं हो रहा, जिसके मद्देनजर आज राहुल गांधी का गुस्सा फूट पड़ा। देखना होगा राहुल के आक्रामक तेवर पर अब सरकार क्या सफाई देती है। तो एक तरफ सरकार के फैसले से जरूरतमंद मजबूर नजर आ रहे हैं, जिनके हक में राहुल आवाज उठा रहे हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश में शिवराज ही मजबूर दिख रहे हैं। जी हां, सरकार बनाने के बाद आखिरकार मध्य प्रदेश में शिवराज मंत्रिमंडल का गठन हो गया। मंत्रिमंडल में 5 मंत्रियों को शामिल किया गया, लेकिन मंत्रियों की सूची को देखकर साफ साफ समझा जा सकता है कि शिवराज मजबूत नहीं, मजबूर नेता बनकर उभरे हैं, क्योंकि इस बार मंत्रिमंडल गठन में उनकी बिल्कुल नहीं चल पाई है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार 15 महीने ही चल पाई और इसके बाद 23 मार्च को शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के सीएम बन गए। शिवराज सीएम तो बन गए, लेकिन उनका मंत्रिमंडल नहीं बन पाया। उसके बाद से ही विपक्ष शिवराज सिंह से सवाल कर रहा था कि जब पूरा प्रदेश मुसीबत में है तो उनकी कैबिनेट कहाँ है। शिवराज चाहते थे कि 1 दर्जन मंत्री शुरुआत में बनाए जाएं और जब प्रदेश मुसीबत से निकल आए तो फिर बड़ा मंत्रिमंडल तैयार किया जाए, लेकिन पार्टी आलाकमान ने शिवराज की किसी भी मांग को स्वीकार नहीं किया और आज जब शिवराज सरकार का विस्तार हुआ तो सिर्फ 5 मंत्रियों को ही जगह दी गई। और इन मंत्रियों की लिस्ट पर नजर डाली जाए तो ये साफ है कि इसमें भी शिवराज की पसंद का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया। शिवराज जिन्हें मंत्री बनाना चाहते थे उन्हें वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया है। 5 मंत्रियों में 2 मंत्री तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत ज्योतिरादित्य सिंधिया के कोटे के हैं। कमल पटेल, जिन्हें बीजेपी में शिवराज का सबसे बड़ा विरोधी माना जाता है, वो भी मंत्री बनने में कामयाब हो गए। मंत्रियों की सूची में चौथा नाम है नरोत्तम मिश्रा का। नरोत्तम ने कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को हटाने में सबसे ज्यादा मेहनत की और इसका इनाम भी उन्हें मिला। माना जा रहा है नरोत्तम शिवराज सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखेंगे। मंत्रिमंडल में 5वां नाम मीना सिंह का है। उन्हें मंत्रिमंडल में एसटी वर्ग के प्रतिनिधित्व के तौर पर देखा जा रहा है। शिवराज अपने पहले मंत्रिमंडल विस्तार में गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह को भी शामिल कराना चाहते थे, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसकी इजाजत नहीं दी। गोपाल भार्गव कमलनाथ सरकार के समय नेता विपक्ष थे और उनका दावा सबसे मजबूत माना जा रहा था, जबकि भूपेंद्र सिंह तो ये मानकर भोपाल पहुंच गए कि उन्हें मंत्री पद की शपथ लेनी है, लेकिन जब उनका नाम मंत्रियों की सूची में नहीं आया तो वो वापस अपने गृह राज्य सागर लौट गए। मंत्रियों की सूची को देखकर ये साफ है इस बार शिवराज को सरकार चलाने में काफी मुश्किलें आ सकती हैं। अब जब सिंधिया बीजेपी को सत्ता की दहलीज पार करवाएंगे तो उनका दबदबा देखने को तो मिलेगा, ताकि सत्ता में बरकरार रहा जा सके। खैर, सत्ता में बरकरार रहने का ख्वाब तो बिहार में नीतीश सरकार भी देख रही है, लेकिन मौजूदा मुसीबत के चलते चुनाव आयोग की सिरदर्दी भी बढ़ने वाली है। राज्यसभा चुनाव पहले ही स्थगित हो चुके हैं, वहीं अब चुनाव आयोग को अक्टूबर में बिहार में विधानसभा चुनाव कराने हैं, लेकिन फिलहाल हालात को देखते हुए चुनाव होने के आसार कम ही लगते हैं। देखिए रिपोर्ट।
मौजूदा मुसीबत का साया बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव पर पड़ने के आसार नजर आ रहे हैं। जिस तरह से देश भर में मामले बढ़ रहे हैं और सरकार एहतियाती कदम उठाने की सलाह दे रही है, उससे बिहार में विधानसभा चुनाव समय पर न होने की संभावना बन रही है। केंद्रीय चुनाव आयोग राज्य में हालात का जायजा लेने के बाद ही कोई फैसला करेगा। दरअसल बिहार में विधानसभा चुनाव अक्टूबर में होने वाले हैं, लेकिन चुनाव के मद्देनजर बड़े स्तर पर सामान और व्यक्तियों का एक से दूसरी जगह आना जाना होता है, जिसके कारण सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर स्थिति खराब हो सकती है। चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने कहा है, बिहार सरकार ने अब तक चुनाव आयोग से कोई संपर्क नहीं किया है। साथ ही मौजूदा हालात के चलते राज्य सरकार फिलहाल राज्य में किसी भी तरह के ऐसे कार्य को लेकर तैयार नहीं है जिसमें बड़े स्तर पर लोगों का मूवमेंट या आवाजाही हो। ऐसे में राज्य सरकार इसको लेकर क्या रुख रखती है, हम इस पर भी राज्य सरकार से चर्चा करने वाले हैं। दरअसल 243 सीटों वाले बिहार विधानसभा का कार्यकाल नवंबर में पूरा हो रहा है। यहाँ अक्टूबर में चुनाव होने थे, लेकिन फिलहाल चुनाव टलते नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि चुनाव आयोग इस पर कब तक फैसला लेता है। अब मौजूदा मुसीबत कब खत्म होगी और कब चुनाव का शंखनाद होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल सियासत तो राजस्थान के कोटा मामले को लेकर चल रही है। पहले कोटा में छात्रों की वापसी के योगी के फैसले पर नीतीश कुमार ने सवाल उठाए, तो उसके बाद विपक्ष ने केंद्र सरकार पर भी भेदभाव करने का दोष मढ़ दिया और ये मामला अब भी शांत होता नजर नहीं आ रहा है। जी हाँ, अब कोटा मामले का हवाला देते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी केंद्र को घेरा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देश के स्वास्थ्य हालात की परेशानी से निकलने के लिए अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं। कभी केंद्र को नसीहत देते दिख रहे हैं, तो कभी उनकी कमियों का बखान करते। और अब बघेल ने देश के विभिन्न राज्यों में फंसे छात्र छात्राओं को उनके घर भेजने की व्यवस्था करने की मांग करते हुए केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। बघेल ने कहा, मोदी सरकार इस मामले में राज्य सरकारों के साथ दलगत आधार पर दोहरा मापदंड अपना रही है। उन्होंने राजस्थान के कोटा में कोचिंग ले रहे उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों को राज्य सरकार द्वारा बस भेजकर वापस लाने का हवाला देते हुए टिप्पणी की कि छत्तीसगढ़ समेत सभी राज्यों को अपने लोगों को वापस लाने का अवसर मिलना चाहिए। विभिन्न राज्यों में फंसे लोगों से जुड़े सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा, केरल की सरकार ने कुछ जगहों पर बाजार खोला तो केंद्र ने उसे नोटिस दे दिया, लेकिन जहाँ बीजेपी सरकार है वहाँ दूसरा मापदंड है। उत्तर प्रदेश सरकार 300 बसें भेजकर राजस्थान से बच्चे बुला लेती है। ये दोहरा मापदंड ठीक नहीं है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और खुद उन्होंने दूसरे राज्यों में फंसे लोगों, यात्रियों और छात्र छात्राओं को उनके घर भेजने की व्यवस्था करने की मांग उठाई थी। बघेल ने कहा, छात्रों को राजस्थान से उत्तर प्रदेश में लाया जा सकता है, तो फिर श्रमिकों को उनके घर भेजने की व्यवस्था क्यों नहीं की जा सकती? ये व्यवस्था केंद्र सरकार को करनी है। बघेल के अनुसार छत्तीसगढ़ के 80,000 से ज्यादा लोग दूसरे राज्यों में फंसे हैं, जिन्हें वापस लाने का अवसर मिलना चाहिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि पूर्णबंदी के कारण राज्यों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है और ऐसे में केंद्र सरकार से वित्तीय मदद की जरूरत है। भूपेश बघेल के इन सवालों का अब केंद्र सरकार के पास क्या जवाब है, ये तो वक्त ही बताएगा। और बुलेटिन के आखिर में बात 3 दशक के सबसे बड़े घाटे की। कई महीनों से मंदी की चपेट में आई अर्थव्यवस्था मौजूदा हालात में पूरी तरह से गर्त में जाती दिख रही है। देश में आर्थिक गतिविधियां बंद हैं, लिहाजा कई रेटिंग एजेंसियां मौजूदा वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटा चुके हैं। हाल ही में फिच सॉल्यूशंस ने सरकार की परेशानी बढ़ाई थी, तो वहीं अब सिटी ग्रुप की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश को इस साल 3 दशक का सबसे बड़ा घाटा देखने को मिल सकता है। देश पहले ही खराब होते स्वास्थ्य हालात से जूझ रहा है, तो वहीं अब मौजूदा मुसीबत के चलते भारत को आर्थिक मोर्चे पर बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। कई कंपनियों के बंद होने की संभावना है, जिससे लोगों के रोजगार पर काले बादल मंडराने लगे हैं। इन सब के बीच वैश्विक ब्रोकरेज हाउस सिटी ग्रुप की एक रिपोर्ट मोदी सरकार की मुसीबतें बढ़ाती दिख रही है। रिपोर्ट में कहा गया है, भारत की कमजोर आर्थिक ग्रोथ और मौजूदा मुसीबत में सरकार द्वारा दिए गए आर्थिक पैकेज के कारण इस साल 3 दशक का सबसे बड़ा बजट घाटा देखने को मिल सकता है। आपको बता दें, भारतीय अर्थव्यवस्था में लंबे समय तक छाई सुस्ती को देखते हुए मूडीज ने पिछले साल रेटिंग नेगेटिव कर दी थी और अब सिटी ग्रुप की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2021 को खत्म होने वाले साल में 1987 के बाद से ये अब तक का सबसे बड़ा घाटा होगा। 1987 में भारत का बजट घाटा 8.4% हुआ था। भारत के सामने रेटिंग और आउटलुक घटने का भी जोखिम बना हुआ है।
हालांकि सिटी ग्रुप की रिपोर्ट ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन पैकेज जारी किए जाने के आधार पर है, लेकिन मौजूदा मुसीबत को देखते हुए अर्थव्यवस्था को और ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। मौजूदा हालात से पहले देश का चालू वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटे के 3.5% रहने का लक्ष्य रखा गया था, जबकि आरबीआई का अनुमान था राज्यों का बजट घाटा 2.4% रहेगा। देखना होगा कि अब मोदी सरकार क्या कदम उठाती है जिससे अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट सके। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।